नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी हैं। कौन सी पार्टी अपनी तरफ से कौन कौन से दाव लगा रही है और क्या जीत के पैमाने तय कर चुकी है, वो हम सभी जानेंगे आज उन्हीं पार्टी के मेंबर्स से। अब मैं बुलाना चाहूँगी अरविंद नागर जी को। वो भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ में भी पिछले 10 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं। ज़मीनी जुड़ाव के साथ कार्य करने के कारण उनका क्या मानना है कि क्या लोकसभा चुनावों के अंदर इस बार कांग्रेस की भूमिका रहेगी, कितनी सीटें उनको आएंगी, वही सवाल हम बात करेंगे अरविंद जी से। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद नागर है। जैसा कि मैडम ने मेरा परिचय दिया और मैं बताना चाहूँगा कि भारती मैम और वंदना मैम ने जो भी बताई है योजना और जो भी डिस्कशन हुआ वो बिल्कुल सही मुद्दों पे हुआ और उन्होंने जो बात रखी अपनी वो बिल्कुल अच्छी बात रखी। तो हम चुनाव के 3 प्रमुख मुद्दे क्या है, चुनाव के 3 प्रमुख मुद्दे हमारे ये रह गए, बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी। जैसा कि आपने पूछा कि चुनाव बीजेपी मोदी पर तो कांग्रेस किस तरह लड़ रही, तो हम चुनाव महंगाई पे लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं, शिक्षा पे लड़ रहे हैं, जीएसटी पर लड़ रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम इन सभी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव बीजेपी मोदी पर तो कांग्रेस किस तरह लड़ रही है, हम ज़मीनी स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं मैडम। हम ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़के लोगों से मिल रहे, जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी ने यात्राएं निकाली 2-2 बार, तो वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट किया लोगों से, उनकी बातें सुनी, उनकी योजनाएं बनाई, उनकी बातें सुन के उससे योजनाएं बनाई। फिर हमने हमारे मैनिफेस्टो प्लान में और भविष्य के लिए जो क्या क्या अच्छा हो सकता है इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या रेफरेंस हो सकते हैं, वो सभी हमारे मैनिफेस्टो प्लान में हमने दिए। बीजेपी लगाती है कि 400 पार का नारा। हमें ये लगता है कि बीजेपी 400 तो छोड़ो, 120 भी शायद नहीं आएगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे हमें पता है कि बीजेपी से लोग दूर हट रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है। तो हमने पता किया है लोगों से कि जो संवैधानिक संस्थाओं का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है, और जैसे ECI में जो अपने मेंबर बैठा है, एक CGI को हटा के और अपना केंद्रीय मंत्री बैठाया है, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, ठीक है। और ये 400 पार तो मतलब एक हवाबाजी हो रही है 400 पार, बाकी 400 पार कुछ ऐसा है नहीं ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि हम 400 पार भी नहीं खेले और हमारे चेहरे पे बहुत खुशी भी नज़र आती। और जब मोदी जी रैलियाँ करते हैं तो उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, चिकन सा रहती है। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डलवा दिया, उससे पहले हेमंत सोरेन को और कई हमारे कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को और नेताओं को उन्होंने अपने शामिल कर लिया कि ये भ्रष्ट है और ये है। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, तो आखिर अगर वो भ्रष्ट है तो आप उनको क्यों मिला रहे हो कि 400 पार के लिए? तो आप 400 पार के लिए नहीं हो सकते, आप सरकार नहीं बना रहे, आप तानाशाही राजा की व्यवस्था को अपना रहे हो, ठीक है। तो बीजेपी का एक बस जुमला रह गया है, जैसे उन्होंने बोला कि हम 15 लाख रुपए बैंकों में डालेंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़, महंगाई कम करेंगे। एक समय था जब बीजेपी महंगाई के मुद्दे पे बोलती थी, 5-10 रुपये सिलेंडर के ऊपर भरने पे और 2-3 रुपये डीजल पेट्रोल पे भरने पे वो सड़कों पे आ जाती थी। आज सड़कें पूरी खाली है, आज कोई बीजेपी का नेता नहीं आता बोलने के लिए, और लोगों को महंगाई दिखती है पर इनके नेताओं को नहीं दिखती। क्यों? इनको सारा सामान फ्री में मिल रहा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा एक आम जन की जेब में से निकलता है। जो हम रोज़ कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं वो हम पैसा देते हैं। तो जो ये बातें कर रहे हैं ना कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, धरातल पे है ही नहीं। जैसे अभी ILO की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 4 दिन पहले की, कि भारत में बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पे पहुंच गई है। कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे, सब बंद हो चुके हैं। स्टार्टअप को फंड नहीं मिल रहा है और स्टार्टअप बंद हो गए, उनका बैड डेप्ट्स हो गया। और अपने जो मित्र है, मित्रों का इन्होंने लोन माफ़ किया पर किसानों का लोन माफ़ नहीं किया। हम किसानों का लोन भी माफ़ करेंगे, उनको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से संपन्न करेंगे, उनको एक आधुनिक किसान बनाएंगे जैसे कि बाहर वर्ल्ड में होता है। अभी जैसे प्रोटेस्ट किया किसानों ने, तो बीजेपी के नेताओं ने बोला कि किसान इतना अमीर नहीं हो सकता, गाड़ी नहीं ला सकता। कि भाई क्यों? बाहर के किसान भी तो इतने अमीर है। पर इन्होंने ऐसा किसानों के प्रति जो भी प्रोटेस्ट करता है ना, जो भी संघर्ष करता है या आंदोलन करता है, वो उनके खिलाफ जनता के मन में ऐसा विचारधारा पनपाते हैं कि ये देशद्रोही है, ये हमें बांट रहे हैं, ये हम एक दूसरे को बांट रहे। जैसे किसान आज
प्रदर्शन करता है, कल को स्टूडेंट करेगा, कल को कर्मचारी करेंगे, कल को बेरोजगारी मजदूर करेंगे, कल को युवा करेंगे। तो ये सब हमें बांटते हैं। हम एक सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं और हमारी जीत इसी पे निर्भर है। और हम ला के दिखाएंगे 350 प्लस सीटें। कांग्रेस की ज़मीनी स्तर पर 350 प्लस सीटें हैं और राजस्थान के अंदर हम 22 से 23 सीटें लाने वाले हैं। राहुल वैस मोदी में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। मन की बात करते हैं खुद की और दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है, पहली बात। ठीक है, मोदी जी लोगों के बीच में कभी गए नहीं है, और गए तो उनकी शूटिंग होती है, मीडिया वाले उनकी शूटिंग करते हैं या बायोग्राफी बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। बस सारा अधिकतर मीडिया न्यूज़ चैनल पे यही दिखता रहता है कि आखिर मोदी जी कर क्या रहे, आज कौन सा कपड़ा पहना है, आज क्या फूल चढ़ाया, आज कहाँ लेटे हैं, आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं। बस यही उनके इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि देश देश बराबर मोदी, मोदी बराबर देश। आज यही मुद्दे रह गए। और राहुल गांधी जी जनता के बीच में गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बात की है, उनका सुनी है, समस्याएं सुनी है, उनसे आइडिया लिया है, फिर जाके हमने मैनिफेस्टो प्लान अपना तैयार किया। ये हमारा मैनिफेस्टो प्लान कोई 5 या 6 महीने का नहीं है, ये हमारा मैनिफेस्टो प्लान हमारे 2 यात्राओं का नतीजा निकल के आया, एक निचोड़ निकल के आया कि इस देश को अब क्या चाहिए। हमने इतने सालों तक देश को दिया और अब देश को क्या चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें अपडेट होना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी 2 बार यात्रा करने के बाद अपडेट हुए हैं, लोगों से सुना है कि अब देश को क्या ज़रूरत है। और जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि 75 साल तक किया क्या। जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे ना, आज़ाद करके गए थे, तो 1 रुपया नहीं था इस देश के पास। एक अंधेर गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे। इधर से हरी सिंह कश्मीर वाला चिल्ला रहा था कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान जिन्ना चिल्ला रहा था कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, और इधर से आंध्र प्रदेश का भी कुछ मामला उठा था। तो नेहरू जी उस समय पागल हो गए थे, उन्होंने अपनी 222 करोड़ की संपत्ति दान की थी लोगों को, इस देश के लोगों को, ताकि इस देश का विकास हो सके। हमारे सेकंड जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक फटी धोती के अंदर कार्यकाल संभालते थे। और आज हमारे मोदी जी तो आपको पता ही है, लाखों का सूट पहन के घूमते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ के फाइटर जेट में घूमते हैं, गार्ड वार्ड सब कुछ चाहिए, फ़ोटो वोटो। आजकल तो सेल्फी पॉइंट भी कुछ खुलवा दिए हैं उन्होंने, सेल्फी पॉइंट काफ़ी सारे खुलवा दिए कि जाओ और सेल्फी ले लो, मुझसे कोई मिल नहीं सकता और मैं तुमसे मिल नहीं सकता, क्योंकि मिलेंगे जनता से तो जनता को जवाब देना पड़ेगा, और जनता को जवाब वो देना नहीं चाहते, क्योंकि काम के मुद्दे पे जवाब दिया जाता है। मोदी राज में अल्पसंख्यक असुरक्षित क्यों महसूस करता है? अल्पसंख्यक की परिभाषा को सिर्फ लोगों ने समझा है कि एक मॉडर्न कैटेगरी अल्पसंख्यक में आती है। हालांकि अल्पसंख्यक में इस देश के अंदर बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई ये सभी कम्युनिटी आती है। अल्पसंख्यक को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक मुस्लिम ही है, मुस्लिम समुदाय है। जैसे अभी एक बीजेपी के नेता ने किसान आंदोलन के अंदर एक IPS ऑफिसर को, जो सिख थे, उनको खालिस्तानी कहा। तो ये शब्द हमारे देश में नहीं चलते। हमारा देश का निर्माण सिर्फ एक कम्युनिटी की वजह से नहीं होता, एक लोगों की जुड़ाव की वजह से, हम सभी से मिलके भारत का निर्माण होता है। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, अल्पसंख्यक को भला बुरा कहते हैं, उनकी जो योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। और राजस्थान में किसकी जीत की गारंटी? राजस्थान में कांग्रेस की जीत की गारंटी। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपको कि 22 से 23 सीटें हमारी कंफर्म आने वाली है, क्योंकि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता भी अब जाग चुकी है, जान चुकी है, एकत्र हो चुकी है, संगठित हो चुकी है, और वो सब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आज हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, और हर किसी को आज के ज़माने में न्याय चाहिए। हमारी बोलने की आज़ादी खो दी गई है। कांग्रेस ने कभी भी लोगों की बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध नहीं लगाया। हम नेशनल लेवल पे कभी भी किसी को भी बोलने से नहीं रोके, चाहे से वो अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हो या किसी और का भी प्रोटेस्ट हो, हमने पूरा समर्थन किया है। चाहे से कोई पत्रकार निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करता हो, हमने पूरा समर्थन दिया। पर आज के परिवेश में, इस वर्तमान देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की ही सुर्खियाई बटोरी जाती है और कुछ नहीं। संघर्ष को दबाया जाता है, आंदोलन को दबाया जाता है, जो सच बोलता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है, या तो जेल में डाल दिया जाता है या गायब करवा दिया जाता है। और भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रही है, तो क्या कांग्रेस के नेता उनके साथ है? नहीं। तो मैडम, ये बात तो एक है कि
भाजपा अपने वरिष्ठ उन्हीं नेताओं को दरकिनार कर रही है जो सच बोल रहे हैं, जो अभी वर्तमान परिस्थिति जानते हैं कि ये कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए और काफ़ी सारे नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, अब वो इनकी पार्टी में रहना नहीं चाहते। कई बीजेपी के नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया गया है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि ये जो राजनीति करे ये राजनीति नहीं है, ये तानाशाही है। अभी जैसे कुछ समय पहले 5-6 दिन पहले आरएसएस का भी कांग्रेस को समर्थन मिला है कि आरएसएस इस बार बीजेपी के साथ देगी नहीं, चुनाव में उनका साथ देगी नहीं, क्योंकि ये देश को कुछ अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। संविधान ख़त्म करने की भी बात करते हैं, संविधान की जो संस्था है उनका भी गलत दुरुपयोग करे, जैसे ईडी, आईसीबी, पुलिस, संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है उनका सभी का दुरुपयोग किया है इन लोगों ने। और देश इनको जान चुका है, जाग चुका है और जान रहा है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं क्या है, कि वो उनका दुरुपयोग कैसे कर रहे और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो अब देश के लोग हमारे साथ हैं, न कि उनके साथ। तो अब जो लहर चल रही थी कि मोदी 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 मोदी, अब वो लहर बाकी जा चुकी है। महंगाई पे भी लोग जाग चुके हैं, गरीबी पे भी लोग जाग चुके हैं, बेरोजगारी पे भी लोग जाग चुके हैं। अब युवाओं को रोज़गार चाहिए, ना कि एक मोदी जुमला कि 15 लाख रुपए डाल देंगे बैंक में या 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज शिक्षा पर देखो, मोदी जी ने जीएसटी बढ़ा दिया। आज बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता, ना बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। सरकारी संस्थाओं की हालत देखो, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की हालत देखो, तो उनमें बच्चे जाते नहीं हैं और प्रोफेसर लोग आते नहीं हैं। अगर आते भी है तो उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, यानी कि उनके वेतन में कटौती की जा रही है। कितने भी कर्मचारी हैं उनके सबके वेतन में कटौती की जा रही है। राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने क्या काम किया? राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने, हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 181 नंबर एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया था, जिस पे आपकी समस्याओं को सुनकर आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाता था। आज वो सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग बेस रह गया है, हमारी समस्याओं का निदान वहाँ किया नहीं जाता। तो ओनली 3 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी सरकार द्वारा, हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा जो अच्छी अच्छी योजनाएं लोगों के लिए लाई गई थी, बस उनको बंद किया गया है या उनको डिले किया जा रहा है और बस इधर उधर घूम रहे हैं, पार्टियाँ वाटियाँ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जिन्हें बीजेपी भ्रष्ट बता रही है उन्हें शामिल क्यों कर रही है? बीजेपी खुद एक भ्रष्ट सरकार है, इसलिए वो भ्रष्टों से ही जमती है उनकी। और बीजेपी अपने जितने भी भ्रष्ट नेता है वो सब एक दूसरे से कनेक्शन में है और वो सब अपने भ्रष्ट लोगों को मिला रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, राजस्थान में कहावत है कि चोर चोर मुसेरे भाई, तो इसलिए बीजेपी अपने हमारे कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को अपनी तरफ मिला रही है ताकि वो सब एक साथ हो जाए और सच्चे लोग एक तरफ हो जाए। बाकी ये देश कभी झुकेगा नहीं और हम भी नहीं झुकेंगे। हम आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का इस देश में बहुत योगदान है और कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस लोगों से मिलकर बनी है, ना कि कुछ लोगों से, गिनती चुनती के लोगों से, जैसे कि बीजेपी मिलती है। पहले लोग पीए रखते थे, अब लोग पीएम रखने लग गए हैं। धन्यवाद।